वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज़ और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। हिना ने 2 दिन बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत सामान्य हो गई थी। चेहरे की सुर्खी तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ गई। इसमें कुछ दिन लगे, लेकिन कमजोरी 2 दिन में ही दूर हो गई थी। नशे की हालत भी अब नहीं थी, वो फिर से नॉर्मल हो गई थी। पेट पर सांप के डसने के निशान मौजूद थे। पहले वो 2 नन्हे गड्ढे से थे जिनकी रंगत नीली थी, लेकिन अब वो दोनों गड्ढे भर चुके थे और दानों जैसे दिखने लगे थे। हिना अभी तक इस मामले को समझ नहीं पाई थी। सुनहरे सांप को उसने अपनी आंखों से देखा था। सांप ने उसे डसा भी था। पेट पर उसके निशान भी थे, लेकिन इस डसने का किसी भयानक रूप में फल सामने नहीं आया था। हिना ने भी इस मामले को अपने तक ही रखा था, किसी को कुछ नहीं बताया। अगर समीर ये सब जान गया होता तो न जाने उस पर क्या गुजरती। अपनी बेटी हिना में ही तो उसकी जान थी। यही वजह थी कि जब वो हिना के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ था तो उसने हिना को सख्ती से सचेत कर दिया था कि वो किसी को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ ना बताए। उसने तो उसे किसी को अपना नाम बताने तक से मना कर दिया था। फिर कुछ समय बाद उसने सिर्फ समीर साहब, हाँ, अपने बाप का नाम समीर साहब बताने की इजाजत दी थी। इसकी वजह साफ थी कि एक तो रोशनगढ़ी में कुछ रहस्यमय शक्तियां हिना के पीछे लगी हुई थीं। फिर कंगनपुर वालों से दुश्मनी का अंदेशा भी था। हालांकि राजा सलीम अब जिंदा नहीं था, लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूरी थी। इन सब वाकयों और हादसों को 10 साल बीत गए थे। समीर हिना की तरफ से काफी हद तक निश्चिंत हो चुका था। वो खुश था कि रोशनगढ़ी से उसका शिफ्ट हो जाना अच्छा ही हुआ। हिना भी 15वें साल में लगी थी, लेकिन उसका कद काठ खूब निकला था। देखने में वो 17-18 साल की लगती थी। समीर चाहता था कि जल्दी से जल्दी हिना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख ले, ताकि 18 की होने पर वो उसकी शादी कर दे। वो अपने आसपास के लड़कों पर नजर रखे हुए था। एक रात रोशनगढ़ी से नफीसा बेगम का फोन आया। इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं थी। वो खैरियत पूछने बताने को फोन करती ही रहती थी, लेकिन ये फोन कयामत की खबर लेकर आया था। नफीसा बेगम ने बड़े चाव से बताया कि वो हिना की बात पक्की कर रही है। उन्हें जल्दी ही रोशनगढ़ी आना होगा। समीर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मां को यह अचानक क्या हुआ है। हिना कौन सी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। अभी उसकी उम्र ही क्या है। अभी तो उसने अपनी जिंदगी की 15वीं सीढ़ी पर ही कदम रखा था। वो एक खानदानी और ऐसी हसीन लड़की थी कि उसके लिए रिश्तों की क्या कमी थी। समीर को यकीन था कि मां ने अपने 8 भाइयों की औलाद में से किसी को ही चुना होगा। उसे अपनी मां का यूं इतना बड़ा फैसला उससे मशवरा किए बिना ले लेना पसंद नहीं आया था। लेकिन समीर ने फोन पर ज्यादा बात नहीं की। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए सिर्फ इतना कहा,
कि वो कल आ रहा है और वो उसका इंतजार करें। उसने कहा कि वो हिना का हाथ सोच समझकर ही किसी के हाथ में देगा। नफीसा बेगम को भी बेटे का जवाब पसंद नहीं आया और ना ही उसका लहजा। समीर ने भी ये नहीं पूछा था कि लड़का कौन है और उसका नाम क्या है। वो अगले दिन रोशनगढ़ी पहुंचा तो लड़का हवेली में आया हुआ था। लड़के के माँ बाप नहीं थे। समीर राय का अंदाजा गलत नहीं था। वो लड़का 7वें मामू का 5वां बेटा था। उम्र तो खैर उसकी ठीक ठाक थी, यही कोई 20-21 साल, पर बाकी कुछ ठीक नहीं था। लड़के को देखकर समीर को अपनी मां की अकल पर रोना आया। लड़का सिर्फ मैट्रिक पास था, रंग का काला, पहलवानों जैसा कद काठ, बगल में रिवॉल्वर, कंधे पर गोलियों की पेटी, चकाचक सफेद कपड़े। समीर मां को ड्राइंग रूम से अपने कमरे में ले आया और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बड़े धीमे लहजे में बोला, अम्मी, आपने ये लड़का चुना है अपनी हिना के लिए? क्या वो तुम्हारी पोती नहीं? अरे तभी तो उसके लिए फतेह मोहम्मद को पसंद किया है। वो फैज भाई का सबसे लायक बेटा है। अम्मी, क्या वो एमए किए हुए है? लो सुन लो, उसे भला बीए एमए करने की क्या जरूरत? कौन सी नौकरी करनी है उसे? अरे जमींदारी ही तो करनी है। और मां शक्ल सूरत, आपने अपनी हिना को तो देखा होगा। अपनी हिना के लिए बहुत अच्छा है, फिर मर्द की सूरत कब देखी जाती है? जमींदार बाप का जमींदार बेटा है, 6 फुट का जवान है, और हमें क्या चाहिए? अम्मी, मुझे इस लंगूर को नहीं देनी अपनी बेटी। और अम्मी जान, एक बात और गौर से सुन लें, अब आपको हिना का रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जिंदगी भर बिठाए रखेगा अपनी बेटी को भी? अम्मी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 15वें में लगी है। लड़कियों की शादी जल्दी कर देने के हक में मैं भी हूं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि किसी लंगूर के हाथ में उसका हाथ पकड़ा दूं। लेकिन बेटा, मैंने तो फैज भाई को जुबान दे दी है। मां, ये तो आपने अकलमंदी का सबूत नहीं दिया। आप अपने भाई से कह दें कि हिना अभी पढ़ रही है और मैं अभी 7-8 साल तक उसकी शादी नहीं करने वाला। अगर वो भी इसके लिए राजी हो गए तो फिर मुझे खुदकुशी करनी होगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें किसी तरह टालती हूं। अब तू उनके सामने मत पड़ना। बेहतर यही है कि फौरन वापस चला जा। ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूं। समीर राय हवेली से यूं भागा जैसे उसके पीछे डाकू पड़े हों। पता नहीं नफीसा बेगम ने अपने इस भाई को क्या पट्टी बढ़ाई कि वो चुपचाप अपने बेटे को लेकर हवेली से चला गया। ये बात न नफीसा बेगम ने समीर को बताई और न ही समीर ने अपनी मां से पूछा। समीर एक बाप था, और खुला, रोशन ख्यालों वाला बाप। उसकी मां ने हिना के रिश्ते को छेड़कर उसकी छिपी ख्वाहिश को जगा दिया था। हिना जवानी के आंगन में कदम रख चुकी थी और अब वक्त आ गया था कि उसके लिए एक उपयुक्त वर की तलाश की जाए। और वो जानता था कि उसकी बेटी के लिए लड़का कैसा होना चाहिए। हिना एक आइडियल लड़की थी, ख्वाबों की शहजादी। उसके लिए वो लड़का भी वैसा ही ढूंढना चाहता था, कोई आइडियल, ख्वाबों का शहजादा। समीर जानता था कि यह सिलसिला अब शुरू हुआ है तो आगे भी बढ़ेगा, और उसे अपने 8 मामाओं की देहाती अनपढ़ पहलवान किस्म के काले बदरंग बेटों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक होर को किसी लंगूर को सौंपने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। समीर का सोशल और कारोबारी सर्कल काफी बड़ा था। मुंबई के बड़े बड़े घरानों में लोगों से उसके संबंध थे। अब तक उसने इस नजर से इन घरानों को नहीं देखा था, लेकिन अब वो जहां जाता हिना को अपने साथ रखता। लड़के एक से एक थे, लेकिन हिना के लिए जैसे लड़के की कल्पना समीर राय के जहन में थी, वैसा उसे अभी तक नजर नहीं आया था। फिर एक दिन जब हिना ने समीर राय से अपनी सहेली हेमा के घर जाने की इजाजत चाही, तो वो बैठे बैठे चौंक गया। अपनी बेटी को मुस्कुरा कर देखने लगा और हिना चोर सी बन गई।
अब्बू ने जाने उसकी कौन सी चोरी पकड़ ली। हेमा का नाम सुनकर उसके भाई गौतम का चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन क्या उसे गैर बिरादरी और दूसरे मजहब के लड़के के बारे में सोचना चाहिए? ये सोच भी उसके जहन में उभरी थी कि हिना ने धड़कते दिल के साथ पूछा, अब्बू क्यों मुस्कुरा रहे हैं? खैर तो है? खैर ही खैर है बेटी। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। हाँ ये बताओ, तुम्हें वहां कितनी देर लगेगी? अब्बू पहली बार जा रही हूं, अब इतनी जल्दी तो जान वो छोड़ेगी नहीं, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसे अंदेशा था कि कहीं उसके अब्बू उसे मना न कर दें। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं तुम्हें छोड़कर आगे अपने एक दोस्त से मिलने चला जाऊंगा और वापसी में तुम्हें उठा लूंगा, ठीक है? ओके अब्बू। अब्बू जिंदाबाद। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेमा आपको देखकर खुश हो जाएगी, वो आपको बहुत पसंद करती है। हिना ने फौरन हेमा को फोन किया और उसे यह भी बता दिया कि वो अपने पापा के साथ आ रही है। यह सुन हेमा वाकई खुश हो गई। उसने कहा कि वो अब डिनर करके ही जाएगी, लेकिन हिना ने मना कर दिया। उसने कहा नहीं, पापा इतनी देर रुक नहीं पाएंगे, वो बस एक अच्छी सी चाय पिला दे उतना ही बहुत है, उन्हें अपने किसी दोस्त के यहां जाना है। हेमा और हिना दोनों के मन में रोमांच था और एक शरारत भी। हिना आज किसी खास तवज्जो के साथ तैयार हुई और तैयार होकर जब वो कमरे से निकली तो उसे सितारा राहदारी में आती नजर आई। वो चाय की ट्रे लिए हुई थी। सितारा ने पहले तो हिना को बड़ी दिलचस्पी से देखा, फिर अर्थपूर्ण अंदाज में खांसी और बोली, माशा अल्लाह, आज क्या इरादे हैं बीबी जी? मैं हेमा के घर जा रही हूं, और इस चाय का क्या होगा? चाय तू पी लेना, मैं हेमा के यहां पीऊंगी। बीबी जी जरा 1 मिनट रुकिए। अब क्या हुआ पागल? अरे मैं अम्मा को बुला लाती हूं, वो आपकी नजर उतार देंगी। चल बेवकूफ। ये कहती हुई हिना पापा के कमरे की तरफ बढ़ गई। समीर उसका इंतजार कर रहा था। आज उसने हिना को जब एक नजर भर कर देखा तो अचानक उसके दिल में ख्याल जागा कि उसकी बेटी वाकई बड़ी हो गई है। तुम्हारी सहेली के वालिद क्या करते हैं बेटा? गाड़ी चलाते हुए समीर ने यूं ही हिना से पूछा। वालिद नहीं है पापा उसके। ओह, फिर घर पे कौन कौन है? कोई नहीं है, दोनों भाई बहन अकेले रहते हैं। उनकी मम्मी भी नहीं है, वो यहां अपने मामू के साथ रहते हैं। और मामू क्या करते हैं? पता नहीं अब्बू, इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। हिना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके अब्बा हेमा के घर वालों में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। वो अपने बाप की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे। फिर समीर भी इस विषय को छोड़कर इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बातों बातों में नमीरा का जिक्र निकल आया तो वो उसी की चर्चा करने लगा। समीर अक्सर हिना से नमीरा की बातें करता रहता था। बेचारी हिना तो अपनी मां के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिवाय उसकी तस्वीरों के उसने अपनी मां को देखा तक नहीं था। समीर के कमरे में नमीरा की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। हिना अक्सर उस तस्वीर को खड़े होकर देखा करती थी। उसे अपनी मां के बारे में बातें करना और सुनना बहुत पसंद था, और इस बारे में ज्यादातर बातें अक्सर समीर ही करता था। और ये वो बातें थीं जो हिना न जाने कितनी बार सुन चुकी थी, लेकिन वो फिर भी बोर नहीं होती थी, बल्कि हर बार ऐसी दिलचस्पी से सुनती थी जैसे पहली बार सुन रही हो। शायद यही कारण था कि समीर भी बार बार नमीरा की चर्चा लेकर बैठ जाता। उसकी मां किस तरह रहती थी, कैसे मुस्कुराती थी, कैसे खाती थी, उठती बैठती थी, उसके क्या शौक थे, क्या दिलचस्पियां थीं।
हिना इतना कुछ जान गई थी कि उसे अपनी माँ आंखों के सामने चलती फिरती नजर आने लगती थी। माँ की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला और मंजिल आ गई। समीर ने गाड़ी गेट पर खड़ी करके कॉल बेल बजाई तो गेट फौरन खुल गया। असल में हेमा ने ऊपर से गाड़ी देख ली थी और अपने भाई गौतम को गेट पर भेज दिया था। गौतम को सामने देखकर समीर को खुशी हुई। उसने उससे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और पूछा, कैसे हो बरखुरदार? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आइए आइए, तशरीफ लाइए। गौतम को देखकर हिना भी गाड़ी से उतरकर गेट की तरफ आई। भाई, हम तो आपकी बहन के मेहमान को छोड़ने आए हैं, हमें आगे जाना है, सो अभी नहीं। नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है? अंदर तो आइए, फिर चले जाइएगा। ठीक है। अब चारों लोग बंगले की ऊपरी मंजिल में थे। अच्छा खासा खूबसूरत बंगला था। ऊपर की मंजिल भाई बहन के पास थी। बाप बेटी को बड़े आदर सत्कार के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया गया। हिना हेमा के साथ बैठी थी और गौतम को समीर ने अपने पास बिठा लिया था। अभी रास्ते में बात हो रही थी कि आप लोग अपने मामू के साथ रहते हैं। जी बिल्कुल। आपके पापा का इंतकाल कब हुआ बेटा? 10-12 साल हो गए होंगे सर। और मम्मी? वो तो पापा से भी पहले चली गई थी। आपके मामू क्या करते हैं? ठेकेदार हैं, बिल्डर भीर, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। मैं उनके साथ ही काम करता हूं। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं, फिर कभी आता हूं, इत्मीनान से बैठूंगा और आपके मामू से भी मिल लूंगा। ऐसे नहीं अंकल, अभी चाय आ रही है, 2 मिनट रुकिए। ठीक है बेटा, लेकिन 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही होना चाहिए, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। अभी 2 मिनट बीते भी नहीं थे कि एक घरेलू नौकर चाय लेकर आ गया। चाय पीकर समीर ने इजाजत चाही। गौतम उन्हें नीचे गाड़ी तक छोड़ने गया और फिर जब वो वापस आया तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। हेमा हिना को अपने बेडरूम में ले गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। गौतम को अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और टीवी ऑन करके बैठ गया। उधर हेमा के कमरे में एकांत मिलते ही हिना ने बात शुरू की। लो, हम आ गए हैं, अब बता क्या बात करने वाली थी? देख हिना, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं किसी कीमत पर तुझे छोड़ना नहीं चाहती। अगर तुझे मेरी बात बुरी लगे तो साफ और तुरंत कह देना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अरे यार, ये लफाजी छोड़ और बात कर साफ साफ। बात यह है कि मेरा भाई तुझसे शादी करना चाहता है। जब से उसने तुझे देखा है तेरा दीवाना हो गया है। ये बात सुनते ही हिना हंसती और हंसती चली गई। मारे हंसी के उसका बुरा हाल हो गया। हिना की यह हरकत हेमा के समझ में आई ही नहीं। वो खिसियाई सी हिना को घूरने लगी। जब हिना की हंसी थमी तो वो परेशान होकर बोली, आखिर तुझे हुआ क्या है? ये पागलों की तरह क्या हंस रही है? अरे पागल, ये तो तूने मेरे दिल की बात कही है मेरी हेमा मालिनी। मैं भी तो यही चाहती हूं। क्या तू मेरे भैया गौतम से शादी करना चाहती है? हिना के इस औचक जवाब पर हेमा उसे अविश्वास भरी नजरों से घूरने लगी। उसने हिना से पुष्टि चाही थी। हिना ने बड़ी अदा से सर हिलाकर हामी भर दी, मुंह से कुछ नहीं बोली। हेमा ने दीवानों की तरह खुश होकर उसे गले से लगा लिया। हेमा से खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अरे तू क्या जाने, तेरा जवाब सुनकर मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ हट गया है। मैं अपने भाई की छोटी बहन जरूर हूं, लेकिन जो कुछ हूं उसका मैं ही हूं। मैं उनके लिए बहुत परेशान थी। हालांकि तूने फोन पर मेरे भैया के बारे में काफी बेतकल्लुफ बातें की थी, लेकिन मैं बस उसे मजाक समझ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि तू भी भैया के बारे में सीरियस है। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तेरे जवाब ने मेरे दिल में बर्फ सी भर दी है। दोनों दोस्तों की ये चुहल और शोखियां चलती रहीं।
ये पहला दौर बखूबी गुजर गया था। दोनों ही राजी थे। हिना और गौतम एक दूसरे के लिए बेकरार थे। हिना और गौतम एक दूसरे के लिए बेकरार थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। गौतम की अपने खानदान की नेहा से मंगनी हो चुकी थी, जिसका टूटना मुश्किल था। फिर अभी सिर्फ हिना ही रजामंद थी। समीर राय के राजी होने का भी मामला था। गौतम की मामी एक बड़े मीठे स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपने पति के भांजे भांजी को बड़े प्यार से पाला था। मामा भी इन दोनों का बहुत ख्याल रखते थे और आगे आने वाले सिलसिले में सारा काम इन्हीं बड़ों का था। इसीलिए हेमा ने सोचा कि वो सीधा शोभा मामी से बात कर ले। और हेमा ने जब बात छेड़ी तो मामी सन्न रह गई। काफी देर बहस करने और इधर उधर के कारण देने के बाद मामी हार गईं और उन्होंने गेंद मामा के पाले में डाल दी। हेमा ने उन्हें समझा दिया था कि अब गौतम का समझना नामुमकिन है, लेकिन हेमा भी चालाक थी। उसने मामी को किसी तरह मामा से बात करने के लिए मना लिया। मामी ने कुछ सोचकर यह वायदा किया और फिर जब रात में यह बात मामा से छेड़ी तो वो भी भड़क उठे। उनका कहना था कि वो राजा बकार को क्या जवाब देंगे। मंगनियां ऐसे तो नहीं तोड़ी जाती। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने भांजे को समझाएं। गौतम अपने मामा के साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। सुबह सुबह ही अगले दिन मामा ने उसे अपने कमरे में बुलवा लिया। गौतम को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि मामा सुखदेव उससे क्या बात करने वाले हैं। उसे लगा था कि उसे किसी काम के सिलसिले में बुलाया गया होगा, लेकिन यह मामला गंभीर था। यह मैं क्या सुन रहा हूं गौतम? क्या सुन रहे हैं मामा जी? मैं कल कंगनपुर जा रहा हूं। भाई राजा वकार से तुम्हारी शादी की तारीख तय करनी है। मामू, मैं ये शादी नहीं करूंगा। और हां, एक बात मैं आपको और बता दूं, मुझे किसी भयानक अंजाम से डराने की कोशिश मत करिएगा। जो इरादा मैंने दिल में बांध लिया है उसे हर कीमत पर पूरा करके रहूंगा। हिना का बाप इस रिश्ते के लिए राजी है। क्या हिना का बाप इस रिश्ते के लिए राजी है? मुझे नहीं पता मामा जी, लेकिन मुझे यह पता है कि लड़की राजी है। बस, तो फिर क्या? अब मियां बीवी राजी हो गए हैं तो ये काजी क्या करेगा? हाँ मामा जी, मैं चाहता हूं कि आप हिना के बाप से बात करें। ये नेक काम तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मैं कर लेता मामा जी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिश्ता घर का कोई बड़ा ही डालता है ना। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूं, लेकिन यह ध्यान रखना कि मैं लड़के के बाप को यह जरूर बता दूंगा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। फिर तो वो फौरन इनकार कर देंगे मामा। तो क्या तुम चाहते हो कि इस बात को मैं छिपा दूं, लड़की वालों को धोखा दूं? उन्हें सब कुछ बताना होगा, यह भी कि तुम कैसे हो और तुम्हारी हकीकत क्या है, क्योंकि यही बात तुम्हारे हक में है। और ये जात धर्म की बात मत करना। शादी के मामले में कोई प्रपंच काम नहीं करता। अरे मामू, आप जानते हैं ना कि ना मेरी माँ है ना बाप, आप ही तो हैं सब कुछ। मैं आपकी इकलौती बहन की निशानी हूं। अगर आप भी मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मत मारना। ठीक है मामू, मैं खुद ही कुछ करता हूं। सुनो, हिना के अब्बू से कल शाम का कोई वक्त ले लो, चलते हैं उनसे मिलने। वाह मामू, अब मालूम हुआ ना कि मेरा भी कोई है। बेटा, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुमने बड़े खतरनाक रास्ते को चुना है। अब तुम्हारा भगवान ही मालिक है, समझ लेना। अब मामू, कुछ पाने के लिए खतरा तो लेना ही पड़ता है ना। आज शाम का वक्त ले लूं? हाँ, ले लो। समीर राय से वक्त लेना कोई मुश्किल नहीं था। गौतम ने ऑफिस से ही फोन किया। संयोग से कॉल खुद समीर राय ने रिसीव की। गौतम ने उन्हें कहा कि वो अपने मामू के साथ उनसे मिलने आना चाहता है। समीर को भी भला क्या एतराज था। उसने कहा ठीक है। समीर भी कोई नादान बच्चा तो नहीं था। वो इस मुलाकात का मतलब समझता था। रिसीवर रखने के बाद उसने तुरंत हिना को बुलवाया। वो अभी स्कूल से आई थी, कपड़े भी नहीं बदले थे।
उसने हिना को गौतम और उसके मामा के बारे में बताया। हिना अंदर ही अंदर खुश थी, मगर बातें बनाते हुए पूछने लगी कि क्या बात है। समीर भी अनजान बनकर बोला कि पता नहीं, देखते हैं। यहां हिना ने हेमा को फोन करके सारी बातें पूछी, लेकिन हेमा को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों समझ तो रहे ही थे। और फिर आज शाम को बड़ा गजब हुआ। एक अनहोनी थी जिसका सामना समीर को करना पड़ा। सुखदेव मामू ने इस मुलाकात पर भूमिका बांधते हुए जो बुनियादी जानकारी दी, उसे सुनकर समीर के होश उड़ गए। उसकी रूह में सन्नाटे उतर गए। गौतम को उसने अपनी तौर पर हिना के लिए पसंद कर लिया था। उसके गैर मजहब के होने के बावजूद भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। वो तो गौतम के घर गया भी इसीलिए था। यह हैरानी एक तरह से समीर के लिए अच्छी थी। वो जल्दी से जल्दी हिना की किसी से मंगनी कर देना चाहता था, ताकि उसकी मां और सारे मामू ठंडे होकर बैठ जाएं। शादी की उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो सोच रहा था कि हिना बीए कर ले, फिर उसकी शादी करेगा। और अब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ये बात खुद ब खुद आगे बढ़ गई थी। गौतम अपने मामा को लेकर आ गया था और मामा सुखदेव ने औपचारिक बातचीत के बाद गौतम के माँ बाप के बारे में बताना शुरू किया। समीर साहब, मैं यहां एक खास मकसद से आया हूं। पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको गौतम और उसके खानदान की हकीकत के बारे में आगाह कर दूं। पहली बात तो यह है कि गौतम का असली नाम सुहेल है और वो एक मुस्लिम परिवार से है। मैं इसका सगा मामा हूं, क्योंकि मेरी इकलौती बहन ही इसकी मां थी। गौतम की इस हकीकत ने समीर को खुश कर दिया था, लेकिन आगे की जानकारियां धमाका खेज थीं। हाँ समीर साहब, गौतम का असली नाम सुहेल राजा नसीम है। मेरे बहनोई के पिता यानी गौतम के दादा एक मशहूर हस्ती थे। उनका नाम राजा सलीम था। वो कंगनपुर के जागीरदार थे। गौतम यानी सुहेल की मां को यानी मेरी बहन को किडनैप करके कत्ल किया गया। मेरी बहन ने लव मैरिज की थी। हमने इसे उनके किसी ससुराली मतभेद का नतीजा समझा था, पर उसके कुछ समय बाद ही राजा नसीम को अगवा करके उसका भी कत्ल कर दिया गया। दरअसल गौतम के दादा राजा सलीम की रोशनगढ़ी के जागीरदार रोशन राय से दुश्मनी हो गई थी, और आप तो देहातों की ऐसी दुश्मनियों के अंजाम से वाकिफ ही हैं। पता चला कि गौतम के माँ बाप का कत्ल इसी दुश्मनी के चलते जागीरदार रोशन राय नहीं करवाया था। इसके बाद इसी दुश्मनी के खौफ से बहन भाई हेमा और सुहेल को हम यहां अपने पास शहर ले आए और सुहेल का नाम तक बदल दिया। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि खानदानी इंतकाम की आग इन मासूमों तक ना पहुंचे। इसके बाद मामा सुखदेव जाने क्या क्या बताते रहे। समीर को वो कहानी सुननी पड़ी थी जिसकी आग में वह खुद एक मुद्दत से सुलग रहा था। ये दास्तान और इसकी विभीषिका उसके लिए नई नहीं थी। उसका तो दिमाग ही जैसे ठस होकर रह गया था। सुखदेव आगे क्या क्या कहता रहा, वो सब समीर राय सुन ही नहीं पाया था। वो सुखदेव के होंठ हिलते हुए तो देख रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल पर आरी सी चल रही थी। जिन मानसिक यातनाओं से बचकर वो यहां आया था, यातनाओं के वही साए वो अब अपनी बेटी के सर पर मंडराते हुए देख रहा था। कैसी हौलनाक हकीकत थी कि ये गौतम उर्फ सुहेल राजा सलीम का पोता था। उसी राजा सलीम का जिसने उसकी नमीरा और हिना की मां को एक शर्मनाक और दर्दनाक मौत दे दी थी, और फिर उसकी खुद की जान का दुश्मन बना फिर रहा था वो। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि समीर की जिंदगी बची हुई थी, वरना उसकी मौत बनकर आया राजा सलीम अगर अपने ही बंदे के हाथों गलती से मारा नहीं जाता तो आज खुद समीर का वजूद नहीं होता। समीर की नमीरा के कातिल राजा सलीम का पोता आज उसके सामने सवाल बना बैठा था। क्या कयामत की शाम थी। समीर के हवास जवाब दे चले थे, लेकिन यह वक्त खुद को संभालने का था। मामा सुखदेव और गौतम की हकीकत
मामा सुखदेव गौतम की हकीकत और सारा बैकग्राउंड बताने के बाद अब अपने असली मकसद पर आ गए थे। वो कह रहे थे, समीर साहब, मैं चाहता हूं कि आप गौतम यानी सुहेल को अपना बेटा बना लें। इसके सर पर अपना हाथ रखकर। जी, 1 मिनट रुकिए, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सोच कर बताता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये जरूरी भी है, आप इत्मीनान से सोचें। लेकिन अगर आपका फैसला गौतम के हक में होगा तो यह हमारा सौभाग्य होगा। ये कहकर मामा सुखदेव उठ गए। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी खामोशी और दिखावे की मुस्कुराहट के साथ उसने अपने इन मेहमानों को रुखसत किया था। लेकिन वहीं गौतम और मामा सुखदेव दोनों को यकीन था कि समीर साहब का फैसला उन्हीं के हक में होगा। वे खुशी खुशी ही वापस लौटे थे। वो गाड़ी में अपने बंगले की तरफ मुड़े तो उन्हें दूर से ही बंगले के गेट पर एक कार नजर आई। अरे यार, मारे गए। क्या हुआ गौतम? अरे वो ताया जी, वो कार देखिए मामा जी। गौतम ने परेशान होकर मामू की तरफ देखा और मामू ने सामने देखा तो उन्हें अपने बंगले के गेट पर एक लंबी विदेशी कार खड़ी नजर आई। इस कार को वो पहचानते थे। अरे यार गौतम, ये तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये ताया जी अचानक यहां कैसे आ गए? वो तो हमेशा बता कर आते हैं ना। यार तेरे ताया जी ना मनमौजी आदमी हैं। उन्हें अपने दामाद की याद आ गई होगी बस, और क्या। मामू, कुछ तो भगवान से डरें। अरे मैं तो भगवान अल्लाह सबका खौफ कर लूंगा, पर अपने ताया राजा वकार से तुम खौफ की तवक्को रखना। ये पता नहीं क्यों आए हैं आज यहां पर। लगता है इन्हें मालूम पड़ गया कि हम इनकी बेटी का भविष्य अंधकारमय करने की कोशिशों में हैं। मामू, इन्हें इस बात की भनक भी ना पड़े। देखता हूं यार, कोशिश करूंगा। गेट में दाखिल हो गौतम ने सोचा कि सीधे ताया के सामने जाने से कतराना चाहिए, लेकिन मामा सुखदेव तो ऐसा नहीं कर सकते थे। राजा वकार उनका मेहमान था। वो परिस्थिति का सीधे सामना करने की सोचते हुए ड्राइंग रूम के खुले दरवाजे पर पहुंच गए। ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर 2 हथियारबंद बंदे मौजूद थे। ये राजा वकार के बॉडीगार्ड थे। उन्होंने सुखदेव को देखा तो बड़े आदर से सलाम किया और सुखदेव उन्हें सलाम का जवाब देते हुए बैठक में दाखिल हुआ। वहां उनकी पत्नी शोभा और हेमा बातें कर रहे थे और राजा वकार उनके सामने ही बैठा था। जाने किस बात पर अपना भाड़ सा मुंह खोले हंस रहा था। सुखदेव को देखते ही उसने अपना कहकहा रोका और हाथ मिलाने को खड़ा हो गया। अरे कैसे हो सुखदेव? ठीक हूं भाई, आप कब आए? अरे बस अभी आधा घंटा हुआ है, और क्या। तुम कहीं सैर को निकले थे क्या? अरे नहीं भाई, बस धंधे के सिलसिले में किसी से मिलने गया था। सुखदेव के कमरे में आते ही शोभा और हेमा उठकर जाने लगी तो राजा वकार बोल उठा, अरे तुम कहां जा रही हो शोभा? अरे नहीं भाई, आप लोग बैठकर बातें करें, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करती हूं ना। अरे नहीं नहीं शोभा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस मुझे निकलना है। यह कैसे हो सकता है भाई कि आप अभी आए और अभी चले जाएं? अरे नहीं भाई, मैं तो सुबह का आया हुआ हूं। बस एक मुकदमे के सिलसिले में वकील से मिलना था और 1-2 काम और थे। रास्ते में कुछ खा भी लिया था। काम निपटाकर सोचा कि तुम लोगों से मिलता चलूं। नेहा की मां ने कहा था कि मिले बगैर ना जाऊं, सो चला आया। रात तक कंगनपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारे गौतम और हमारे राजा सुहेल कहां हैं? उसे अभी धंधे की समझ आई कि नहीं, या उसे कंगनपुर वापस ले जाऊं? नेहा की मां तो उसके शहर में रहने के हक में नहीं है। वो तो चाहती थी कि सुहेल कंगनपुर आए और अपनी जमीनें संभाले, पर मैं जोर जबरदस्ती नहीं चाहता। अगर शहर में ही रहकर धंधे के काबिल हो जाए तो क्या परेशानी है। वैसे वो है कहां? तुम्हारे साथ ही तो गया था ना? जी भाई जी, मेरे साथ ही गया था, बस ऊपर जरा कपड़े बदलने गया है, आता होगा। ओह सही है, ये शहर वालों को कपड़े बदलने से फुर्सत ही नहीं होती।
घर के कपड़े और बाहर जाने के और। भाई हम तो जैसे बैठे होते हैं वैसे ही चल देते हैं। अब तुम्हें भी तो कपड़े बदलने होंगे हैं? जी भाई जी, बदलने तो हैं। पैंट में थोड़ा इजी नहीं लगता ना। सलाम ताया अब्बू। राजा वकार ने बैठे बैठे उसके सर पर हाथ फेरा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ताया जी, हवेली में सब खैर है ना? हाँ बेटा, सब खैर है। पर तेरी ताई तुझे बहुत याद करती है, उसने ही तो मुझे यहां भेजा है। और हाँ, हवेली के चक्कर जरा जल्दी जल्दी लगाया करो बेटा। जी ताया अब्बू, मैं मौका मिलते ही आऊंगा। राजा वकार तो फौरन वापस चला जाना चाहता था, लेकिन शोभा ने उन्हें खाना खाए बिना जाने नहीं दिया। जब वो खाना खाकर जाने को तैयार हुआ तो उसने सुखदेव से अलग से बात की। भाई सुखदेव, बात यह है कि नेहा की मां उसकी विदाई जल्दी चाहती है। अभी तक तो अपना सुहेल पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए मैं भी चुप था। लेकिन अब तो वो पढ़ लिख कर धंधे में आ गया है ना, अब शादी में भला क्या रुकावट है। मैं तुम्हें उसका सरपरस्त समझता हूं। मेरा भाई जिंदा होता तो ये बात मैं उससे करता, लेकिन अब तो तुम ही उसके बाप हो। दोनों भाई बहन तुम्हारे पास ही पले बड़े हैं, अब तो सारी बात तुमसे ही करनी है। जरा सुहेल से बात करके बताओ कि वो कब शादी करने का इरादा रखता है। आखिर हम भी कब तक अपनी बेटी को बिठाए रखेंगे। राजा वकार के ये आखिरी शब्द ये बहुत ही संजीदा थे, और उसकी ये संजीदगी देखकर सुखदेव अंदर ही अंदर परेशान हो गया। अगर बीच में गौतम की पसंद का मामला ना होता तो उन्होंने खड़े खड़े ही शादी की तारीख दे देनी थी, पर हालात की यह करवट चिंताजनक थी। राजा वकार जल्द से जल्द अपनी बेटी की रुखसती चाहता था, और इधर गौतम के मंसूबे कुछ और ही थे। अच्छा भाई, मैं करता हूं गौतम से बात। मामा सुखदेव और गौतम ने उसे गेट तक छोड़ा। जाते जाते राजा वकार ने सुखदेव को फिर से चेताया। सुखदेव, मुझे बात करके जल्दी बताना। ठीक है भाई, मैं 2 दिन बाद फोन करूंगा। जब राजा वकार चला गया और उसकी वो विदेशी लंबी गाड़ी नजरों से ओझल हो गई, तो गौतम ने परेशान लहजे में मामू से पूछा, किससे बात करनी है मामू? गौतम साहब, आपसे शादी की बात करनी है। आपके ताया अब्बू शादी की तारीख मांग रहे हैं। मामू, डराए नहीं। तुमने अपने ताया की डरावनी सूरत नहीं देखी क्या? तुम्हें मैं डरा रहा हूं? मामू सही बताए ना, आखिर बात क्या है? अरे पागल, बात यही है जो मैंने बताई है। वो अपनी बेटी नेहा की विदाई चाहते हैं, तो कर दें अपनी बेटी को विदा। मैंने रोका है क्या? ठीक है, फिर मैं कल ही उन्हें फोन पर कह देता हूं कि उनका राजा सुहेल और अपना गौतम राजी हैं। बोलो कब बारात लेकर आए। मामू, मैं खुदकशी कर लूंगा। बेटा, खुदकशी बुज़दिल लोग करते हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा भांजा कायर हरगिज नहीं है। तो फिर क्या करूं? इस रिश्ते से इनकार कर दूं? अभी थोड़ा इंतजार करो, हिना का रिश्ता तो ओके हो जाए। मामू, वो रिश्ता मंजूर हो या ना मंजूर, लेकिन अब मैं नेहा से शादी हरगिज नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ सोचते हैं। सारी बातें गेट पर खड़े होकर करनी है क्या? अंदर चलो।